हेलो, मैं राज सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जामगढ़ में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा परसेंटेज चैप्टर के बारे में। और आप सबको पता ही है कि परसेंटेज का कितना इम्पोर्टेंट रोल है अर्थमेटिक के लिए। परसेंटेज अगर समझ में अच्छे से आए तो आपके अर्थमेटिक के कई सारे चैप्टर क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए, आज मैं परसेंटेज स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहले दोस्तों, परसेंटेज होता क्या है, प्रतिशत होता क्या है, इसको जानते हैं। क्या होता है प्रतिशत? प्रतिशत प्रतिशत की अगर हम बात करें, परसेंटेज प्रतिशत प्रतिशत बच्चे ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिधन शत से। क्या? प्रतिधन शत, प्रति प्लस शत। शत का मतलब होता है बच्चे 100। क्या? 100। और प्रति मतलब आपको भी पता है कि प्रति मतलब एक होता है। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिधन 100। मतलब किसी भी 100 में 100 के अंदर से जो कुछ भी बाहर आप निकालते हो, फ्रैक्शनल वैल्यू जो लेते हो, उसी को प्रतिशत कहते हैं। जैसे प्रतिशत को इस प्रकार डिनोट करेंगे, परसेंटेज बराबर 1/100। ठीक है, मतलब किसी भी नंबर के नीचे 100 और उसके ऊपर कुछ हो, इसका मतलब कि वो परसेंटेज में है। जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो हमेशा परसेंटेज में ही होती है। ठीक है, अब कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि कभी कभी डायरेक्ट परसेंटेज देता है, वहां से आपको फ्रैक्शन में वैल्यू फाइंड करनी होती है, और फ्रैक्शन वाली वैल्यू को भी परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, जैसे क्वेश्चन में दे देता है 20%। क्या? 20%। तो ये कॉमनली बहुत लोगों को क्या सबको पता होगा कि 20% का मतलब क्या होता है। मैंने अभी क्या बताया, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। आप जब इसको डिवाइड करोगे तो 25 जा 100 होता है। ठीक है, ये हमारा आ गया 1/5। बट आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना है। आज आप एक बात याद रखिए, एक बात हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि जब भी कहीं आपको इवन नंबर मिले, क्या मिले? इवन नंबर मिले बच्चे। जैसे 20%, क्या? 20%, 40%, 60%, 80%। ठीक है, जब भी ऐसा वैल्यू मिले तो 20% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी वो क्या होगी? आप या तो सॉल्व करोगे कि 20% का मतलब 1/100, 20/100, ये, और सॉल्व करोगे तो 1/5 आएगा। बट आपको आज से वो काम नहीं करना है। जब भी आपको परसेंटेज निकालना और कहीं 20, 40, 60 और 80 दिया हो, आपको सिर्फ एक काम करना है, ये जो नंबर दिया हुआ है ना, उसका हाफ करना है। क्या करना है? हाफ। तो जब आप इसका हाफ करोगे तो 2 का हाफ 1 होता है, और आपको सब में 5 से डिवाइड करना बच्चे। क्या? 5 से। देखो 20% की वैल्यू यहां भी 1/5 आई थी और यहां भी क्या आ गई? 1/5। इसी तरीके से अगर मैं 40% की बात करता हूं तो 4 का हाफ कितना होगा? 2, और यहां पर भी 5 का डिवाइड करेंगे, यानी 40% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी वो 2/5 होगी। अब तो समझ में आ गई होगी बात आप लोग की कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो 60% की बात अगर करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। इसी प्रकार 80% की बात करें तो 8 का हाफ क्या होता है? 4 होता है, और यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी कहीं आपको इवन नंबर मिलता है परसेंटेज में, जैसे कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार देता है 20% ऑफ 500, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एनटीपीसी के एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। तो अब आपको जब निकालना है तो 20% ऑफ 20% ऑफ 500 दिया है, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू ले लो। 20% का मतलब मैंने अभी क्या बताया कि इसका 2 का हाफ करेंगे 1, और यहाँ पे 5, तो यहाँ से क्या हो गया? सीधे 500 ये कट करके क्या आ गया? हमारा 100 आ गया आंसर। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन से बचना है, क्योंकि एग्जाम में समय हमारे पास बहुत कम होता है। इसलिए हमारा मेन काम यह है कि हम कैलकुलेशन से बचें, और कैलकुलेशन से बचने के लिए आपको कुछ चीजों का, कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और बार बार प्रैक्टिस करना होगा।
और मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग कॉपी और पेन ले करके बैठे, बिना कॉपी पेन लिए कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए, ये बातें समझ में आई आपको। अगली बात मैं कर रहा हूं। अगला बात क्या है, अभी तो मैंने इवन नंबर की बात बताया, इसके बाद अगर मैं ऑड नंबर की बात करूं बच्चों, तो ऑड नंबर में आपको पता है कि 10% आ जाएगा, 30% आ गया, 50% आ गया, फिर यहां से 70% आ गया, 90% आ गया, ठीक है। तो ये जब वैल्यू आती है तो आपको पता है कि 100 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो कटेगा, नीचे 10 होगा, यानी अब यहाँ पे हमेशा 10 होने वाला है, यानी यहाँ पे 1/10 हो गया, यहाँ पे 3/10। मतलब जब भी ऐसी वैल्यू दे, हमें ज्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ जो नंबर दिया है वो नंबर और 10 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है? 10 से डिवाइड कर देना है। तो ये जो बैंक को छोड़ करके, जो नॉर्मल, जो बैंक को छोड़ करके जो एग्जाम्स होते हैं, उनमें यही सारे फ्रैक्शंस पूछे जाते हैं, और एक दो फ्रैक्शन है पॉपुलर फ्रैक्शन जो बार बार पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, आपको याद कराऊंगा। तो यहाँ पे हो गया 5/10, इसी तरीके से ये हो गया 7/10, और ये क्या हो गया 9/10, ठीक है। तो क्वेश्चंस लगाने से पहले ये सारी बातें जानना जरूरी है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले इन चीजों को समझ लीजिए, फिर मैं क्वेश्चंस की भी बात करूंगा, और परसेंटेज चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। अब देखिए, ये सारी बातें क्लियर होंगी। अब एक जो पॉपुलर फ्रैक्शन है बच्चे, वो बार बार पूछा जाता है, 33 होल 1/3%। ये फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो बार बार दी जाती है, तो इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी ना बच्चे, वो हमेशा 1/3। आपको ये वाला पार्ट याद करना है, 1/3, क्या 1/3 आपको हमेशा याद करना है, ठीक है। इसी प्रकार ये 16 सही 2/3%, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो ये आता है बच्चे 1/6 आता है। क्या आता है? 1/6 आता है, ठीक है। उसके बाद ये सबसे ज्यादा पूछा हुआ है 11 होल 1/9%। क्या? 11 होल 1/9%। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू भी 1/9 हो जाएगी। क्यों? आपको पता है, यहां देखो 33 का 3 से जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा था? क्या आ रहा था यहाँ पे? 99 + 1 100/3, और जब नीचे भी 100 आएगा तो 100 से 100 कैंसिल, 1/3 बचा। वैसे यहां पर भी क्या हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वैल्यू पता है ना, देखो यहाँ पे 11 होल 1/9 की वैल्यू हो गई 1/9, 33 होल 1/3% की वैल्यू हो गई 1/3, 16 होल 2/3% की वैल्यू हो गई 1/6। इसी प्रकार कुछ और फ्रैक्शनल वैल्यू है जिनको आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। जैसे 6 होल 2/3%, अगर ये वैल्यू कहीं आ जाए, यानी इसका मतलब होता है 20/3%, और 20/3% का मतलब क्या होता है? अगर आप इसको लिखो 20/3%, तो प्रतिशत का मतलब मैंने क्या बताया अभी, ये 20/3 गुणे 1/100 होगा, तो 20 × 100, यानी टोटल क्या आ गया? 1/15 आ गया, ठीक है। यानी 6 होल 2/3 का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा बच्चे, वो 1/15 होगा। तो इस तरीके से ये कुछ वैल्यूज हैं, इनको आपको हमेशा क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। अभी कभी कभी ये भी पूछता है 9 होल 1/11%, तो इसकी भी वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/11 हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू हैं, इनका आप क्वेश्चन जब कराऊंगा तो वहां पे यूज होगा, ठीक है। तो इनको आपको क्या करना है? नोट कर लेना है और ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, आज मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा बच्चे, और बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक सारे के सारे मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, ठीक। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है। पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चे, ए बी का 40% है, ए बी का 40% है तथा दोनों का कुल योग 210 है, तो बी का मान ज्ञात करो, ठीक है। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप वहां से क्वेश्चन देखें। देखो भाई, सबसे पहले जब भी तुलनात्मक क्वेश्चन जब आपसे परसेंटेज में पूछा जाए, तो आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, आपको 3 बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब देखो भाई, जब भी तुलना की जाती है, हमेशा 2 लोगों में तुलना की जाती है, ठीक है। तो जब 2 लोगों में तुलना की जाए, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे
3a इज इक्वल टू 2b। क्या मैंने लिखा? 3a इज इक्वल टू 2b लिख दिया। तो यहां से अब a और b की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, क्योंकि ये मैं जो बातें बता रहा हूं वो अभी क्वेश्चन में यूज होगा, अभी आपको समझ में आएगा मैं क्यों बता रहा हूं। तो जब भी इस तरह का प्रोसेस हो, जैसे 3a अपॉन इज इक्वल टू 2b दिया हुआ हो, तो आपको बताना कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। अब आप या तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तब बताओ। बट आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ एक बात याद रखना है, एक छोटा सा डायलॉग याद रखो आप, तू मेरे अगल बगल मैं तेरे अगल बगल। ठीक है, तू मेरे अगल बगल मैं तेरे अगल बगल, मतलब ये जो ए है ना, ए का जो बगल वाला है बी, मतलब ए की जो वैल्यू होगी वो इसके बगल वाला, तू मेरे अगल बगल, और बी की जो वैल्यू होगी ना वो इसके बगल वाली होगी। क्लियर है? यानी यहां से ए की वैल्यू क्या मिल गई हमको? 2, एंड बी की जो वैल्यू है वो हो गई 3। क्लियर? ये हमारा फर्स्ट कंडीशन। कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको इस प्रकार मिलेगा ए बी, और यहां से a अपॉन 2 दे देगा, b अपॉन 3। इसका मतलब यह है कि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू क्या है? 3 है। a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3। क्लियर है? उसके बाद कहीं आपको इस प्रकार दे देगा a इज इक्वल टू बी इंटू 2/3। क्या है? a इज इक्वल टू बी इंटू 2/3। मैं अभी क्या बताया? तू मेरे अगल बगल, यानी यहीं से ये जो a होगा बच्चे, ये यहां आ गया a का, और ये जो b है ना, ये b की वैल्यू हो गई 3। तो ये 3 कंडीशन से आप इस चीज को क्या कर सकते हो? समझ सकते हो। और इसका यूज होगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। मतलब कहीं भी अगर इस तरह से दिया हुआ वैल्यू, तो वहां से a और b की वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इस प्रकार दिया हो, इसका मतलब a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है। अगर कहीं ऐसे दे दे a इज इक्वल टू बी इंटू 2/3, तो वहां से अगर आपको a और b की वैल्यू निकालनी हो तो आप ऐसे निकाल लोगे, a की वैल्यू 2 हो जाएगी और b की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, समझ में आई बात। अब क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी का 40% है। क्या है? ए बी का 40% है, मतलब ए बी का 40%, यानी ए बराबर बी का मतलब होता है ऑफ, यानी मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑफ बी का 40% है। कितना परसेंट दिया हुआ है? 40% दिया हुआ है, 40%। अब देखिए क्या होगा, और a बराबर b इंटू हो जाएगा। और मैं अभी 40% की बात बताया आपसे कि क्या करोगे, जब 40% दिया हो तो 4 का आधा 2, और नीचे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी ये हो गया a इज इक्वल टू बी इंटू 2/5। अब यहां से तो आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से। तो a की वैल्यू क्या हो गई? 2, और b की वैल्यू हो गई 5। यानी यहां से हमें a मिल गया 2 और b क्या मिल गया? 5 मिल गया। ठीक है, फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन, तथा दोनों का कुल योग 210 है। क्या है? दोनों का कुल योग 210 है। तो b का मान बताओ, b का मान बताओ। अब कह रहा है कि इन जो दोनों फ्रैक्शन मिले हैं ना, इन दोनों का योग है बच्चे 210। कितना दिया हुआ है? 210। तो आपको बताना है b का मान बताना है। किसका मान बताना है? b का। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, वहां से b की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, अब देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आप क्या करोगे? आप पहले a और b को ऐड करोगे, क्योंकि कह रहा है कि दोनों का योग 210 के बराबर है। तो दोनों का योग 10 के बराबर, यानी a प्लस बी ऐड करेंगे, तो ये हो गया 2 + 5 इज इक्वल टू 7 हो गया। और a और b की वैल्यू हमको पता है, और कह रहा है कि b की वैल्यू बताइए। किसकी वैल्यू? b की वैल्यू बताइए। एक बात और आप मेरी ध्यान से सुनिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए और जिसकी वैल्यू पूछा जाए, जिसकी वैल्यू पूछा जाएगा उसको ऊपर रखेंगे। कहां रखेंगे? ऊपर। और जो निकालना है उसको नीचे। जिसकी वैल्यू पूछा जाए उसको ऊपर, जो निकालना है उसको नीचे। जिसकी पूछी जाए ऊपर, जो निकालना है नीचे। ठीक है, गुणे है का मतलब जो टोटल वैल्यू दिया है वो। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा? b की वैल्यू अगर निकालनी है आपको, तो b की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5। b की वैल्यू 5। और क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों का कुल योग 270 है। तो दोनों का कुल योग कितना आ गया बच्चे? 7। और है का मतलब हो गया 5/7 गुणे 210।
और ये कट गया 7 त्रिके 21 और ये हो गया 5 त्रिके 15 यानी 150। हमारा आंसर क्या आ गया? 150 आ गया। ठीक है, तो मैं अभी ये समझाने के लिए ये सारी बातें बता रहा हूं आपको। जब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी तो इतना टाइम आपको नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, दो संख्याओं का योगफल 4000 है। क्या है? दो संख्याओं का योगफल 4000 है। एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 20/3% के बराबर है। तो संख्याओं का अंतरफल बताइए। क्या बताना है आपको? संख्याओं का अंतरफल बताना है। सबसे पहले कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 20/10%। एक संख्या का 10% मतलब जो पहली संख्या है, माना पहली संख्या a और दूसरी संख्या क्या बच्चे? b है। पहली संख्या a और दूसरी संख्या b, और कह रहा है कि पहली संख्या का 10% मतलब इसका 10%, b का 20/3% के बराबर है ना। तो सबसे पहले बात की, इधर भी परसेंटेज इधर भी परसेंटेज, परसेंटेज और परसेंटेज क्या हो गया बच्चे? खत्म। ठीक है, अब आपको यहां से ए और बी की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू? ए और बी की। एक चीज और यहां से कट होगा, ये 10 है ना, यहां से 0, यहां से ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां तो 1 आ गया, यानी टोटल ये मिला क्या हमको? a = b × 2/3। तो फिर यहां से a की वैल्यू हो गई 2 और b की वैल्यू हो गई 3। यहां से a और b की वैल्यू तो आपको मिल गई। फिर क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि उनकी संख्या बराबर हो तो संख्या का अंतरफल बताइए। अब हमको बताना है अंतरफल, और पहला कंडीशन बोला है दोनों संख्याओं का योग जो है वो 4000 है। कितना है? 4000। और हमको ज्ञात क्या करना है? अंतरफल। तो अब आप हमेशा, मैं अभी क्या बोला, जब भी जो चीज निकालनी है उसको ऊपर रखेंगे, जो चीज निकालनी है उसे ऊपर और जो दिया गया उसे नीचे। तो आपको निकालना क्या है? अंतरफल ना। अंतरफल यानी ए और बी का अंतरफल। तो क्या हो गया? a - b, और क्वेश्चन में दिया क्या है बच्चे? a + b का योग 4000 है, यानी a + b और गुणे है का मतलब ही है 4000, यानी वो हो गया 4000। और a - b की आप बात करो तो क्या हो जाएगा बताओ जरा? a - b की अगर आप बात करोगे तो कितना मिलेगा आपको? कितना? 2 और 3 माइनस होकर के 1 आएगा ना, 1 आएगा। तो यहाँ पे 3 - 2 कर दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे? 3 - 2। ए की वैल्यू क्या आ गई थी? ए की वैल्यू 2 आई थी और बी की वैल्यू क्या? 3 आई थी। तो आप जब माइनस करेंगे तो बड़ी वाली को छोटी वाली से करेंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे 2 - 3 करेंगे तो -1 आएगा, माइनस में आंसर नहीं आएगा। क्लियर है? तो हमेशा बड़ी वाली को छोटी वाली से ही माइनस करिएगा। अपॉन यहां से 3 + 2 × 4000। अब ये क्या हो जाएगा? यहां से 1/5 × 4000, 5 से कटा, क्या मिला हमको? 800 मिल गया। क्या मिल गया? 800 मिल गया। तो समझ में आ रही बात? समझ में आ रही ना? चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे, एक संख्या का 52% कह रहा है, सॉरी, एक संख्या का 32% 56 है। क्या है? 56 है। तो यह संख्या बताइए। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक संख्या का 32% 56 है, मतलब माना संख्या x है, हमने मान लिया, माना संख्या क्या है? संख्या बराबर x। तो कह रहा है कि एक संख्या का 32% मतलब संख्या x का मतलब मल्टीप्लाई 32% है मतलब बराबर कितना दिया हुआ है? 56 है। क्या है? 56 है। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? 56 है ना? 56 है, हाँ ठीक है। तो अब आप यहां से फ्रैक्शन इसका निकालेंगे 32, यानी x गुणे 32/100 बराबर 56। यही है ना? आपको पता है कि यहां से 8 से ये कट जाएगा ना, 8 4 जा 32 और 8 7 जा 56 होता है।
8 चौके 32, 8 सते 56। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये 100 यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 700/4 हो गया। क्या हो गया, 700/4 हो गया। इसको आप सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 7 से कट करिए, 7 1 जा 7, बचा 3 और 37, 7 6 जा, सॉरी 7 नहीं 4 है, 4 1 जा 4, बचा कितना 3 यानी 30 और 4 सत्ते 28, 7 बार में जाएगा तो 28 हो जाएगा, 2 बचा यानी 20 यानी फिर 5 टाइम्स में यानी 175 आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, 175 आएगा। इसको आप बाई ऑप्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा अगले क्लास में एक 9 टच का यूज करके आप बड़े से बड़े क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के बड़े से बड़े क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पे, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कॉस्मेटिक की एक दुकान में कॉस्मेटिक और सामग्री के भिन्न ब्रांड हैं। दुकान की 50% बिक्री वाले बालों की सामग्री से होती है और 40% बिक्री व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होती है। हर तिमाही में दुकानदार की बिक्री रुपया 15 लाख होती है, तो व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होने वाली दुकान की प्रति माह औसत बिक्री कितनी है। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्वेश्चन देख करके बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने बड़े क्वेश्चन आते हैं उसका आंसर उतना ही छोटा होता है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में ये ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में 2 चीजें दिया हुआ है कि दुकान की 50% बिक्री बालों की सामग्री पे हो रही है और 40% बिक्री व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों पे हो रही है। ठीक है, और जो दुकानदार की बिक्री है ना बच्चे, वो प्रति तिमाही यानी हर 3 महीने में 15 लाख की बिक्री हो रही है। और आपसे पूछा है कि व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होने वाली दुकानदार की प्रति माह औसत बिक्री बतानी है। औसत बिक्री, इसका ध्यान रखिएगा कि औसत बिक्री बतानी है। तो जो प्रति माह यहाँ पे मतलब हर जो 3 महीने में जो उसकी बिक्री हुई है 15 लाख, कितनी हुई है, 15 लाख। ये जो 15 लाख है बच्चे, ये 3 महीने की अगर बात करें तो इसका पूरा का पूरा 100% होगा ना, पूरा 100% होगा। ये जो है 100% के बराबर उसने 15 लाख रुपया कमाया 3 महीने में। और पूछा है आपसे व्यक्तिगत स्वच्छता, और व्यक्तिगत स्वच्छता की बात करें तो क्वेश्चन में 40% दिया हुआ है, यानी अगर 100% बराबर इतना कमाता है तो 40% बराबर कितना कमाएगा, 40% बराबर, तो 40% बराबर हो जाएगा बच्चे 15 लाख बट्टे 100 गुणे 40। यहां से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 15 चौके क्या हो गया, 60 हो गया। फिर बचा क्या, 0 0 0, यानी ये हमारा 60,000 हो गया। क्लियर है, 60,000 नहीं 6 लाख हो गया। क्लियर, 6 लाख हो गया। तो 40% हमारा क्या हो गया, 6 लाख हो गया। लेकिन ये जो 6 लाख है बच्चे, ये प्रति तिमाही होगा। क्या होगा, प्रति तिमाही, ये प्रति तिमाही बिक्री होगा। ठीक है, प्रति तिमाही बिक्री हो गया कितना, 6 लाख रुपया प्रति तिमाही बिक्री हो गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि प्रति तिमाही औसत बिक्री बतानी है, औसत। तो ये 3 महीने का अगर इतना बिक्री है तो औसत का बात कर रहा है, तो औसत के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी प्रत्येक माह का पूछ रहा है। ये 3 माह का है, जब प्रत्येक माह का पूछेंगे, प्रत्येक माह की बिक्री आप सीधी सी बात है, अगर 3 महीने का इतना दिया है, 1 महीने का पूछेगा तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां से भी हम 6 लाख को 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा बच्चे 2 लाख रुपया। कितना, 2 लाख रुपया। ये उसका प्रति महीने का क्या हो गया, बिक्री हो गया। मतलब प्रत्येक महीना वो कितना, 2 लाख रुपया का बिक्री कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से
कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत से बढ़ा या घटा दे कि उसकी खपत 20% से बढ़ जाए। अब इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे थोड़ा ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्या क्या हो सकता है। जब आप मार्केट जाते हो तो आपके पास जितना खपत होगा, जैसे मान लो आपको 2 किलो चीनी चाहिए, तो उसी के हिसाब से आपके पास पैसा भी होना चाहिए और पैसे के साथ साथ कुल मूल्य भी पता होना चाहिए कितना आप ले रहे हो। तो 3 बातों का यहाँ आपको हमेशा ध्यान रखना है। खपत क्या है? पहली बात है खपत गुणे मूल्य बराबर कुल मूल्य के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा बच्चे? कुल मूल्य के बराबर। ये जो फॉर्मूला है इसको अगर आप याद रखते हो तो जितने भी ये बिक्री वृद्धि कमी वाले क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन इस पे लग जाएंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कह दिया जाएगा कि किसी मैदान की चौड़ाई 20% की, चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो गई और लंबाई में 30% की कमी हो गई, तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ा। वो सारे क्वेश्चन यहां से आपके लग जाएंगे। अब क्वेश्चन में पहली बार कह रहा है कि 20% 25% की वृद्धि होने से व्यक्ति उस पर खर्च को कितने प्रतिशत बढ़ा दे कि उसकी खपत 20% बढ़ जाए। अब देखो भाई, सबसे पहले हम ये खपत गुणे मूल्य बराबर कुल मूल्य समझ में आ रहा है, तो हमको स्टार्टिंग में कुछ मानना पड़ेगा यहाँ पे कि पहले क्या है, क्योंकि हमको वृद्धि से पहले तो पता नहीं है ना। वृद्धि के पहले भी कुछ उसका मूल्य होगा, कुछ खपत होगा। तो मान लो कि हम उसका जो खपत है वो 10 है, ठीक है, और मूल्य भी हम 10 मान लेंगे, तो ये टोटल मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यानी कुल मूल्य क्या हो गया? 100 रुपया हो गया। हमेशा आप 10 बेस मान करके चलना, ठीक है, थोड़ा आसानी होगा। 10 बेस मान करके चलना। अब पहला कंडीशन देखो, कह रहा है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि। मूल्य 10 है ना, पहले प्रारंभिक मूल्य क्या था? 10, और 25% की जब वृद्धि करेगा बच्चे, तो मैं 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। तो इसी का तो 25% वृद्धि होगा, यानी 10 + 10 का 1/4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 + ये 2.5 आएगा, यानी टोटल हो गया 12.5। ये बात समझ में आ रही कि वृद्धि जब होगा तो इसमें क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जब भी वृद्धि होता है उसको हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्लियर है? तो यहां से जो वृद्धि मूल्य होगा बच्चे, वो 10 के बजाय क्या हो गया? 12.5 रुपया हो गया। और जो खपत है, खपत में भी वृद्धि कर रहा है कितने का? 20% का। तो 20% का मतलब 20% का मतलब मैं क्या बताया? 1/5। और जब 10 में 20% की वृद्धि हो गई, यानी 1/5 गुणे 10, 10 गुणे 1/5 मतलब 5 दूना 10, यानी ये हो गया 12। क्या हो गया? ये टोटल 12 हो गया। यहां हो गया हमारा 12। अब इसको आप गुणा करो, कितना आएगा? आपको पता है 12 का 12 गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 144, 12 का वर्ग। और 12 का 5 में जब गुणा करोगे, यानी 12 का आधा हो गया, तो 6, 44 और 6 क्या हो गया? 50, यानी 150। तो ये कैलकुलेशन पे भी आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से फास्ट कैलकुलेट करें। अब आपको हमेशा ध्यान देना बच्चे कि पहले प्रारंभिक मूल्य ये था, वृद्धि मूल्य 150, यानी कितने की वृद्धि हुई है इसका अंतर निकालेंगे। क्या? इसका अंतर। कितने की वृद्धि हुई है? वृद्धि हो गई हमारे पास कितने की? 50 की। और कितने पे वृद्धि हुई है बच्चे? 100 पे। कितने पे? 100 पे। और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और 100 कैंसिल, यानी कितना प्रतिशत हो गया? 50%। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 50%।